तब जो करने आया था वो अब कर रहा हूँ, जब मोटा मोटी हिसाब ठीक बैठ गया लिखने में। और जो पहला काम मुझे ऑफर भी हुआ वो कुछ ऐसे ही हुआ कि यार लिख लोगे क्या। हमारा गाना जब आया, डीजे मेरा गाना बजा दे, उसके 15 दिन बाद आया अच्छा। डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे। मतलब बादशाह ने आपको कॉपी किया। अभी वो मामला बहुत गड़बड़ चल रहा है। अभी पुराने ही कुछ गाने को उठा के वापस से उसको रिमिक्स करके, मतलब एक अच्छे गाने को खराब किया जा रहा है और बहुत ज्यादा खराब किया जा रहा है। आज का जो जनरेशन है, इनका जजमेंट का पैमाना ये रील्स तो हो ही गया है। या तो वो रील्स उस पे बनाएंगे जो गाना हिट है, या तो फिर जो रील्स ज्यादा चल गया उस पे गाना वो हिट बना रहे हैं। मास्टर जी ने मेरे को कहा मिट्टी रहेगा, पूरा मिट्टी का सीक्वेंस रहेगा, मिट्टी से। मैं बोला सर ऐसा कुछ लेंगे, जाती है मेरी मिट्टी की, मिट्टी मेरी पहचान। और मैं बोल रहा हूँ, मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ और शब्द बन रहे हैं। तो मास्टर जी बोला हाँ ये तो बहुत अच्छा है, ये तो गाना दे। तो मैंने उनको उस वक्त नहीं बोला कि ये गाना लिखा हुआ नहीं है, वो तो बस कह दिया था। कमाल का सवाल है ये। क्योंकि ये सवाल, इस बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। कोई कहता है कि दिल टूटता है तो आदमी लिखता है, कोई कहता है इश्क होता है तो आदमी लिखता है। तो आप तो लिखते हैं, तो मुझे आप ही से पूछ लेते हैं कि कब आदमी लिखता है। देखिए मैं तो ये कहना चाहूँगा, मैं खानदानी हूँ। लिखने में मेरे खानदानी लिखने वाले हाँ, मैं वो खानदानी वाला हूँ। मतलब मेरे साथ कोई एक्सीडेंटल वाला केस नहीं हुआ है। मेरे दादाजी स्वर्गीय जगदीश प्रसाद सिंह, बिहार में एक वक्त में 80 के दशक में एक बड़ा नाम, मास्टर जी के नाम से उनको संबोधित किया जाता था। बहुत बड़े कवि, हजारों कविताएं लिखी उन्होंने। तो कहीं ना कहीं बचपन से ही प्रेरणा लिखने की वहीं से मिल रही थी, और वो ब्लड में भी थी वो चीज़। तो वो एक चीज़ मुझे विरासत में मिल गई। हालांकि मैं मुंबई करने कुछ और आया था, मगर ब्रेड बटर ने ये रास्ता ज़्यादा सरल बना दिया मेरे लिए, और मामला चल भी गया। क्या करने आए थे आप? करने में एक्टिंग आया था। वो तो अभी भी कर रहे हैं। अब कर रहा हूँ। तब जो करने आया था वो अब कर रहा हूँ, जब मोटा मोटी हिसाब ठीक बैठ गया लिखने में। यानी मैं जब सरवाइव कर गया, थोड़ा बहुत ठीक ठाक नाम सेट हो गया, तो अब मैं वो कर पा रहा हूँ जो मैं करने आया था। तो शुरुआत में जो करने आया था वो मामला सही बैठा नहीं। तो एक्टर बनने आप आए और राइटर बन गए। हम्म, मतलब एक्टर तो खराब भी होते हैं, काफी ज्यादातर खराब ही होते हैं मेरे हिसाब से, काफी कम होते हैं जो अच्छी एक्टिंग करते जी हैं। जी जी, स्टार ज्यादा होते हैं हमारे यहाँ, और वो भी बना दिए जाते हैं। बहुत अनफिल्टर्ड बोल रहे हैं आप। तो हाँ, ठीक है। लेकिन राइटर तो कहीं ना कहीं टैलेंट चाहिए, कुछ तो चाहिए। मतलब तो वो कैसे हुआ कि एक्टर बनने आया राइटर बन गया? राइटिंग कहीं ना कहीं, मैंने कहा ना कि वो था मेरे अंदर, कि वो एक हुनर मुझे लगता है कि मुझे विरासत में मिली हुई थी। बचपन से पोएट्री वगैरह करता ही था। तो साल भर लगा ये समझने में कि ये शैली क्या है। जो पोएम की एक शैली है और जो गाना लिखने की एक शैली है, बहुत आसपास का मामला था दोनों का। लय में बांधना था अपने शब्दों को। साल भर में वो बात मेरे थोड़े समझ में आ गई। थोड़ा सानिध्य भी ऐसे ही लोगों का रहा, तो थोड़ा आसान रहा मेरे लिए वो काम। और जो पहला काम मुझे ऑफर भी हुआ वो कुछ ऐसे ही हुआ कि यार लिख लोगे क्या, ऐसे हाँ, ऐसे वो का। मैं आ रहा था उस पे, क्या था वो? हाँ, वो एक ऐसे एक फिल्म थी, अब बोलो हर हर महादेव, धार्मिक फिल्म थी। तो मेरे एक मित्र हैं रुपेश मिश्रा जी, उन्होंने ऐसा ही ऑफर किया कि एक फिल्म है, गाना लिख लेंगे। और उसके पहले क्या हुआ था कि उनका एक राइटर था, तो जो कुछ लिख रहा था जिसमें मैंने मदद की, और उनको वो लगा कि यार मदद के नाम पे इन्होंने अच्छा खासा पूरा ही कर दिया। तो मैंने कहा ठीक है, पैसे वैसे मिलेंगे क्या। तो पैसे भी मिल रहे थे। कमाल की बात ये थी कि एक तो मुझे काम मिल रहा था और उस बात के पैसे भी मिल रहे थे। मैंने कहा ठीक है यार ये तो। और वहां से एक शुरुआत हो गई। फिर बाद में जो भी काम आ रहा था पैसे के साथ आ रहा था। तो पहले वो गाने कितने मिले थे आप? 5,000 रुपये मिले थे, और वो भी पूरे नहीं मिले। मतलब उसमें भी मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन मुझे ये बात याद है कि पूरे नहीं मिले थे। हाँ, मगर वो जो मजा था, मतलब अनएक्सपेक्टेड था ना वो, कि आपको इस बात के पैसे भी मिलते हैं। वो तो ठीक करना था ना आपने उस गाने को। वो हाँ, तो आपने लिख दिया वो अलग बात है, लेकिन ठीक करने के आपको 5,000 रुपए मिलने थे मिल रहे थे, जो तो पूरे वो नहीं मिले। पूरा मामला ही मेरे ऊपर आ गया, और वहां से मेरी एक शुरुआत हो गई गीतकार के तौर पे। तो फिर वो चलता रहा। फिर मुझे, अब चूंकि मेरी पहली फिल्म धार्मिक थी, तो लोगों को, अच्छा यहाँ ना कैटेगराइज बहुत जल्दी हो जाते हैं लोग। आप जो एक काम कर रहे हो तो अच्छा, लोग ना आपके साथ एक्सपेरिमेंट बहुत कम करते हैं। अच्छा ये काम ये अच्छा कर लेगा, लोग ही तय कर लेते हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि अच्छा धार्मिक लिखता है ये, तो इससे ये लिखवा लो। तो इस तरह करके मैंने धार्मिक बहुत सारे गाने लिखने शुरू कर दिए, और मेरे पास धार्मिक के गाने आते थे।
तो मुझे भी एक समय के बाद लगने लगा यार ये मैं बंद के ना रह जाऊं और इसमें कुछ बहुत ज़्यादा ग्रोथ है नहीं। बट फॉर्चुनेटली किसी के माध्यम से मेरी मुलाकात उन दिनों हो गई गणेश आचार्य जी से, मशहूर कोरियोग्राफर हैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए मेरे गॉडफादर साबित हुए। अब वो ऐसा हुआ कि एक वक्त उस वक्त वो कुछ एक फिल्म बना रहे थे, तो जिसके लिए उनको एक राइटर चाहिए था। अच्छा, मैं कर रहा था गीतकारिता, मैं गाना लिखता था, तो उन्होंने मेरे को फिल्म लिखने का प्रस्ताव दिया। तो मैंने कहा हाँ सर मैं कर सकता हूँ, और मैंने उनके साथ काम शुरू किया। 6 महीने तक में बहुत अच्छा ड्राफ्ट भी निकल के आ गया, और उनका भरोसा मेरे पे इस बात के लिए बनने लगा कि यार ये बंदे में लिखने की काबिलियत है। साल भर गया और वो फिल्म किसी कारणवश उस वक्त रुक गई, लेकिन उनकी एक दूसरी फिल्म आगे आ गई, हेब्रो। अब हेब्रो में कहानी कुछ ऐसी थी जिसमें वो खुद बहुत फिट बैठ रहे थे। एक बहुत मोटे और एक पतले, दो भाई की कहानी थी। तो उनके ऊपर वो फिल्म उस वक्त बनाई जा रही थी। अजय चंडोक सर उसके डायरेक्टर थे। तो उन्होंने उस वक्त नितिन सोनी, निडजेन सोनी उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे। निडजेन सोनी मार्केट में पहले से बहुत अच्छा, उनका गाना वाना सब बहुत अच्छा आ रहा था। तो मेरे को शुरुआत हुआ एक दो गाने से, और वो एक दो गाना सबको जमने लगा। गणेश आचार्य जी ने विशेष तौर पर मुझे उस वक्त बहुत सहारा दिया, सपोर्ट दिया, और धीरे धीरे मुझे पूरी फिल्म मिल गई। उन्होंने जो म्यूजिक डायरेक्टर थे उनको कहा कि प्रणब को अकेले आने दे, सोलो आने दे, पहली फिल्म है इसकी और किसी को नहीं शामिल करते हैं इसमें, लिखेगा ये पूरा लिखेगा। तो वो उनका भरोसा मेरे लिए और जिम्मेदारी बन गई। और देखते देखते फिल्म के 5 गाने थे। 5 में से उस वक्त उस फिल्म के 3 गाने सर चढ़ के बोले लोगों पे। कौन और कौन से वो भी जरा बताइए। एक गाना था डीजे मेरा गाना बजा दे। हालांकि लोग इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं जब मैं ये कहता हूँ डीजे मेरा गाना बजा दे, तो कहते हैं अच्छा डीजे वाले बाबू। डीजे बादशाह तो का मैं गाना कहा है। नहीं, ये दोनों में फर्क है, 15 दिन का फर्क है। हमारा गाना जब आया डीजे मेरा गाना बजा दे, उसके 15 दिन बाद आया अच्छा, डीजे वाले बाबू मेरा ओह, गाना बजा दे। मतलब बादशाह ने आपको कॉपी किया। मैं ये तो नहीं कह सकता मैं कह देता हूँ। हूँ। थैंक यू। लेकिन हाँ, जब आप दोनों गानों को सुनेंगे तो बहुत दूर तक अल्फाज भी आसपास के ही हैं, बहुत दूर तक अल्फाज भी आसपास के हैं, लेकिन ये 15 दिन बाद हुआ था। बट ये गाना भी मार्केट में पकड़ चुका था, सुनिधि चौहान का और पाकिस्तान के एक सिंगर, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, उनका गाया हुआ था। तो गाना ये हिट रहा। फिर दूसरा गाना एक था बिरजू, वो बहुत बड़ा हिट रहा। उसमें गणेश आचार्य जी के लिए पूरी इंडस्ट्री ने अपना प्यार बरसाया। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अजय देवगन, रणबीर सिंह, प्रभु देवा, सब उस गाने में आ गए। और वो गाना वाकई बहुत बड़ा हिट हुआ। मतलब रैपिंग आज आप जितना सुन रहे हो, मेरे को लगता है हर महीने भर में एक गाना तो आ ही जाता है। उस वक्त ऐसा नहीं था, उस वक्त हम ही लोग थे। और वो बहुत नया एक्सपेरिमेंट था निडजन सोनी का, और स्पेशली गणेश आचार्य जी का, क्योंकि अपनी फिल्म में एक ऐसा गाना शामिल करना जिसके जैसा कुछ रेफरेंस नहीं था बाजार में, वो पकड़ लिया। और तीसरा एक गाना जो क्लिक हुआ था, हिमेश रेशमिया जी ने गाया था, नाच मेरी बुलबुल। वो ये 3 गाना पकड़ा था, एक ही फिल्म से 3 गाना। यानी मेरे लिए वो रास्ता साफ हो गया था कि ये कॉमर्शियल गाने लिखता है, और मोटा मोटी मेरी दुकान तरीके से खुल गई थी। तो वहां से ये कारवां शुरू हुआ। फिर उसके बाद कौन कौन से गाने बनाए आपने और? उसके बाद फिर तुरंत मुझे एक फिल्म ऑफर हो गई थी, ये इश्क सरफिरा। फिल्म छोटी थी लेकिन पैसे अच्छे मिल रहे थे, और उसमें मैंने म्यूजिक भी किया था। उसका 2 गाना उसका भी पकड़ा था, एक था मैं आइटम सॉन्ग करने आई हूँ, और एक था सुट्टा पार्टी। उसके बाद फिर छोटी छोटी फिल्में जो मुझे मिलता रहा। फिर एक मुझे मराठी फिल्म ऑफर हुई, फिल्म का नाम था FU, महेश मांजरेकर जी की फिल्म थी। हालांकि फिल्म मराठी थी मगर उसके गाने ऑलमोस्ट हिंदी थे। तो उसके मुझे 2 गाने करने को मिले। म्यूजिक डायरेक्टर है हमारे विशाल मिश्रा जी, जो आज बहुत बड़ा नाम है, तो उन्होंने ये मौका दिया था। उससे पहले मैं उनके लिए कर चुका था एक फिल्म, तू तक तू थिया। उसका एक गाना था रंग रंग रंगारे। आप जब वो गाना सुनेंगे तो आपको वाकई मज़ा आ जाएगा। मतलब विशाल मिश्रा जी का काम, और उस पर जो उन्होंने मेरे से लिखवा लिया है, वो कमाल का, गठबंधन बहुत कमाल का रहा है। तो वैसे वैसे शुरुआत होते रही। फिर अभी हालिया मेरी फिल्म आके गई है देहाती डिस्को, उसके सारे गाने मेरे हैं। शिवामणि जी का म्यूजिक है, उसमें आपको भारतीय संगीत की और शब्दों की एक जो भारत कहते हैं ना, हमारा मूल अपना शब्द जो संस्कृत के बहुत करीब बैठा है, वैसे शब्दों के पूरे बाउंड्री से बना हुआ पूरा एक गाना। उसके आप
कभी भी आप सुनेंगे आपको मजा आएगा, काफी मंत्रों उच्चारण वगैरह के साथ है। तो ये एक चीजें चल रही है। अच्छा, एज अ राइटर आपको क्या लगता है कि आज फिल्म राइटिंग या सॉन्ग राइटिंग में सबसे बड़ी कमी क्या है? राइटिंग में ऐसे मुझे नहीं लगता है कोई कमी है, मौके में कमी है। मतलब अभी क्या हो रहा है कि जैसे गाने बन रहे हैं, ये बात मैं मान ही नहीं रहा हूँ, प्रोजेक्ट बन रहा है। फिल्में बन रही है, मैं मान ही नहीं रहा हूँ, प्रोजेक्ट बन रहा है, ज्यादातर पैकेजिंग हो रही है। तो जैसे पहले एक विषय को चुना जाता था और उस विषय के हिसाब से काम होता था, ठीक उसी तरह गाने पे भी अगर हम बात करें तो पहले एक सिचुएशन होता था और जो लिरिसिस्ट होते थे उनको वो सिचुएशन डिलीवर किया जाता था कि भाई ये एक सिचुएशन है और इस पे आपको कुछ लिखना है, या तो उस वक्त के कोई संगीतकार उस सिचुएशन के हिसाब से कोई म्यूजिक पीस बना चुके होते थे जिस पे लिखना है। अभी वो मामला बहुत गड़बड़ चल रहा है। अभी पुराने ही कुछ गाने को उठा के वापस से उसको रिमिक्स करके मतलब एक अच्छे गाने को खराब किया जा रहा है और बहुत ज्यादा खराब किया जा रहा है। इससे एक नुकसान तो ये हो रहा है कि आप अच्छे गाने को खराब कर रहे हैं, दूसरा नुकसान ये भी हो रहा है कि हम जैसे लिखने वालों का काम भी कम कर रहे हैं आप। दूसरा, कुछ गाने ऐसे आ रहे हैं हमारे आधा अधूरा उनके पास कच्चा पक्का लेके आते हैं जो ऑलरेडी बहुत बिगड़ा हुआ होता है, फिर उस पर कहते हैं आप कुछ लिख दो। अब हमारी परेशानी ये है कि हमें तो काम करेंगे तो पैसे बनेंगे हमारे, ना तो हम कह नहीं सकते उस जगह पे हम है नहीं। हाँ कह के हम अपना नुकसान ही कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम हाँ ही कहते रहेंगे। तो मुझे लग रहा है पहले जो गाने बनते थे उसमें आज़ादी थी लिखने की, अभी जो गाने बन रहे हैं उसमें थोड़ी सी बंदिश है। वो बंदिश अगर थोड़ी खत्म हो जाए, थोड़ी लिखने की और आज़ादी हो जाए, तो मुझे लग रहा है इस वक्त बहुत अच्छे अच्छे राइटर हैं, लिरिसिस्ट हैं जो और कमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक रील कल्चर इन दिनों बहुत है, मतलब हम गाने को रील में सुनते हैं और फिर कहीं ना कहीं जाके उसको सर्च करते हैं। आपको ये अच्छी बात लगती है या लगता है कि नहीं, गाना खराब किया जा रहा है? मैं इसको अच्छे बुरे में नहीं आंकूंगा, मैं इसको चैलेंज की तरह आंकूंगा कि सब कुछ ना बहुत शॉर्ट हो गया है। आज हम लोग ऐसे मोबाइल लेते हैं और ऐसे स्वैप करते रहते हैं। तो ठीक इसी मामले पे रील्स, मतलब एक गाने का जजमेंट जो है अब सेकंड्स में होने लगा है। यानी कि आपको वो गाने ने अगर 10 सेकंड पकड़ाया तो जाके आप पूरा गाना सुनेंगे। अगर वो गाना 10 सेकंड नहीं पकड़ पा रहा है तो मतलब वो खत्म हो रहा है। वो 10 सेकंड का मतलब रील, अगर वो गाना रील पे पकड़ा तो वो गाना आप पूरा गाने में इंटरेस्ट लेंगे। यानी हमारे जैसे लोगों के लिए और वो चैलेंज बन गया है कि क्या हम शुरुआत के 10 सेकंड या जो भी एक पीस होता है हम उसमें कमाल कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ठीक है, एक चैलेंज बड़ा है और वक्त के साथ चलना ही चाहिए हमें। और अभी देखिए ना, पहले गाने भी 4 मिनट 5 मिनट 7 मिनट तक के भी गाने होते थे। आजकल गाने की बाउंड्री भी 2-2.5 मिनट की हो गई है। तो अब आपको अपनी बात 2-2.5 मिनट में कहनी होती है। पहले 2 अंतरे का गाना होता था, आजकल 1 अंतरे का गाना होता है। सब कुछ तो छोटा होते जा रहा है। फिल्में 3 घंटे की होती थी, 1 घंटे 50 मिनट की फिल्में हो गई है। समय कम हो गया है लोगों के पास। नहीं, लेकिन जो गाने अच्छे होते हैं वो तो आज भी लूप पे सुनते हैं। मतलब मुझे अगर कोई गाना पसंद आता है तो मेरी गाड़ी में तो या मेरी प्लेलिस्ट में तो वो लूप पे चलता है। तो गाना अच्छा होता है तो लूप पे चलता ही है। हम अगर ये आज का जो जनरेशन है, इनका जजमेंट का पैमाना ये रील्स तो हो ही गया है। या तो वो रील्स उस पे बनाएंगे जो गाना हिट है, या तो फिर जो रील्स ज्यादा चल गया उस पे गाना वो हिट बना रहे हैं। मतलब रील्स का कनेक्शन तो बन गया और इसको आप उनसे अलग नहीं कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं यूथ हावी है म्यूजिक को हिट कराने में, मुझे लगता है बहुत बड़ा योगदान है उनका। वरना आपकी और हमारी व्यस्तता इतनी है कि हम अपने ही काम से निकल के बाहर कुछ और देख सुन पाए उतना वक्त नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, रील्स का कल्चर मैं एक्सेप्ट करता हूँ वक्त के साथ। अच्छा, कहते हैं लिखने के लिए एक मूड चाहिए होता है, एक मतलब माहौल चाहिए होता है। आपको क्या चाहिए होता है कि मतलब कब आपका दिमाग जो है, कोई कहता है मेरा रात के 2 बजे दिमाग चलता है भाई, तो आपके साथ क्या होता है कि कब बेस्ट बेस्ट लाइन कब निकल के आती है? मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए कोई फार्मूला, कोई फॉर्मेट है ही नहीं। कई बार ना 10 मिनट में गाना हुआ है। मुझे याद है गणेश आचार्य जी की ही फिल्म देहाती डिस्को का एक गाना था, क्लाइमेक्स सॉन्ग था। अच्छा, क्लाइमेक्स सॉन्ग, फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है जहां एक डांसर बाप बेटे की कहानी है। तो क्लाइमेक्स पे कुछ ऐसा कहना था जो कह चुके थे 5 गाने में, उससे भारी बात होनी चाहिए। मतलब एक ऐसा गाना जो लोगों को लगे अरे क्या क्या बात कह दी। तो पहले ये तय हुआ कि यहां गाना ही नहीं रखेंगे, इंस्ट्रूमेंटल रखते हैं कुछ। तो मेरे दिमाग में ना एक लाइन आई कि सर कुछ ऐसा नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, मास्टर जी ने मेरे को कहा मिट्टी रहेगा, पूरा मिट्टी का सीक्वेंस रहेगा, मिट्टी से। मैं बोला सर ऐसा कुछ लेंगे, जात ये मेरी मिट्टी की, मिट्टी मेरी पहचान।
और मैं बोल रहा हूं, मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूं और शब्द बन रहे हैं, तो मैंने ऐसे ही बोलना शुरू किया, जात ये मेरी मिट्टी की, मिट्टी मेरी पहचान, हम तुम सब मूरत एक माटी, फिर काहे का अभिमान, मट 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 मैला। तो वहां से जो ना, हाँ ये तो बहुत अच्छा है, ये तो गाना दे। तो मैंने उनको उस वक्त नहीं बोला कि ये गाना लिखा हुआ नहीं है, वो तो बस कह दिया था। तो वहीं 10 मिनट में वो गाना बना, और जो वो पूरे एल्बम का वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग है। तो कई बार 10 मिनट में भी हो गया, और कई बार महीनों लगा है। लोग पूछ रहे होते हैं, हाँ भाई मेरे गाने का क्या हुआ, हाँ मैं कर रहा हूँ कर रहा हूँ। अब कर रहा हूँ, वो कुछ भी पका के दे दूंगा तो वो तो लेने वाले हैं नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है किक होता है जो कई बार 10 मिनट में आ जाता है, कई बार महीनों में नहीं आता है। इसके लिए कुछ नहीं चाहिए। अब जबरदस्ती का मैं कहूं कि भाई ये पहाड़ों पे जाके मैं माहौल बनाऊंगा, वहां कुछ लिखूंगा, मुझे लगता है वहां तो और नहीं लिखाएगा। मैं पहाड़ पे जाने के बाद भी यही काम करूं सही बात वहां तो अलग मूड में आदमी रहेगा। सही सही बात है। अच्छा, आपका पर्सनली फेवरेट राइटर कौन है? मुझे गुलजार साहब बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब शायद मैं अपने जाने से एक दिन पहले भी उन जैसा लिख पाऊं तो मेरी किस्मत होगी। मुझे जावेद अख्तर साहब कमाल लगते हैं, और अभी हाल फिलहाल में मुझे इरशाद कामिल कमाल लगते हैं, प्रसून जोशी कमाल लगते हैं। मैं मतलब नाम लेना शुरू करूं तो एक से एक कमाल के लोग हैं। मैं मतलब काश मैं इन जैसा कर पाऊं, और एक दिन जरूर कर पाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। तो अब आने वाला क्या कुछ है जो आप डिस्क्लोज कर सकें? मैं मतलब डिस्क्लोज तो नहीं कर सकता हूं, मैं एक हिंट दे सकता हूं। एक बहुत बड़ी फिल्म है, एक बहुत ही बड़े डायरेक्टर की एक बड़ी फिल्म है, बड़े स्टार कास्ट के साथ। मैं आधिकारिक तौर पर यह बात नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि आपको भी पता है जब फिल्म ऑफिशियली जब अनाउंस नहीं हुई है, फिल्म बन चुकी है, वक्त के साथ जब आएगी उसके साथ मेरा नाम आएगा, काम आएगा। और जैसे कि अभी तक लोगों को मेरा काम पसंद आया है, ये उससे बढ़कर और बेहतर कमाल का काम आएगा बाहर। अच्छा, आपने कई सारे म्यूजिक वीडियोस में भी जो है एक्ट किया है, आप एक्टर बनने भी आए थे। अब एंजॉय राइटिंग करते हैं, एक्टिंग करते हैं, क्या करना है? कमाल का सवाल है ये क्योंकि ये सवाल इस बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं ज़्यादा एंजॉय किसको कर रहा हूँ। लेकिन आप जब ये सवाल कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं एक्टिंग को ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। राइटिंग एक फ्लो में आ गया है मेरे अंदर। जैसे मैं ब्रीथ कर रहा हूँ, तो राइटिंग मेरे लिए अब ऐसा हो चुका है। कहीं ना कहीं मैंने कहा कि ये एक विरासत में भी मिली थी, और इसका अभ्यास पुराना हो गया है। करीबन करीबन अब 10-12 साल हो गए लिखते हुए। तो ये इतने अभ्यास में हूं मैं कि अब इसके लिए मुझे कोई एफर्ट नहीं डालना है। इवन कि ना लिखने के लिए एफर्ट डालना होता है, और ना मालिक के दया से मुझे काम लेने के लिए एफर्ट डालना होता है। काम भी आ जाता है, और लिखावट भी ठीक ठाक बेहतर होकर बाहर आ जाती है। अभिनय मेरे लिए एक एक्सपेरिमेंट है फिलहाल। मैं अभिनय को ऐसे ले रहा हूँ, हालांकि मेरी शुरुआत जब मैं मुंबई आया था, तो मैं अनुपम खेर जी के स्कूल का सेकंड बैच का स्टूडेंट हूँ। सौभाग्यशाली रहा हूँ कि दीपिका पादुकोणे जैसी एक्ट्रेस मेरे साथ उस बैच से निकली है। और उसके बाद मैं कादर खान साहब के थिएटर में भी अच्छा वक्त बिताया हूँ। तो मेरा ये जो एक पूरा स्कूलिंग थी मेरी, मेरा अभ्यास था, वो करके मैं यहाँ तक पहुँचा था। अभिनय की उस सारी विधा को समझते हुए यहाँ तक पहुँचा था। लेकिन 10 सालों तक वो अभ्यास में नहीं था मैं। अब जिन जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ वो सब मेरे गुरु हैं, चाहे वो मेरे कोरियोग्राफर हों, चाहे वो डायरेक्टर हों। अब ये लोग जो मुझे जैसे सिखा रहे हैं, मैं एकदम खाली बोर्ड की तरह जो ये लिख रहे हैं मेरे ऊपर, मैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ। तो अभिनय को मैं एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल नया। एक नए बच्चे को एक बच्चे को एकदम नया खिलौना जैसे देते हैं, वो जितना एंजॉय करता है मैं उसको उस तरह से एंजॉय कर रहा हूँ फिलहाल। तो करते रहें, और लेकिन कुछ अच्छा लिखते भी नहीं, क्योंकि लिखना मुझे लगता है सबसे ज़रूरी है किसी के लिए। जी जी जी, वी एकदम। एक्सपेक्ट सम गुड सॉन्ग्स फ्रॉम यू। मैं बिल्कुल एकदम आने वाले वक्त में आपको बता रहा हूँ, आप ये इंटरव्यू भी याद रखेंगे, ये वाली बात भी याद रखेंगे कि जो मैंने लिखा है अभी आने वाली फिल्म के लिए, आपके प्लेलिस्ट में वो गाना जरूर होगा। चलिए, आई होप और होगा, और कितनी बार लूप पे बजाऊंगा मैं आपको गिन के मैं बताऊंगा। बिल्कुल मतलब थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू थैंक्स अ थैंक लॉट। यू सो मच। थैंक्स।